बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासत की बसात पर खेल दिलचस्प होता जा रहा है और मैदान से ज्यादा बंद कमरों में यह खेल जोरों शोर से जारी है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जारी सियासी खेल इतना करिश्माती है कि उसने सऊदी अरब और कतर की 3.5 साल बाद दोस्ती करा दी है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आलमी कुव्वतों से अपने सियासी रवाबत बहाल करने में कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली ने अरब ममालिक को यह मोहलत फराहम कर दी है कि वो ट्रंप की वजह से बिगड़ने वाले ताल्लुकात पर न सिर्फ नजरसानी करें बल्कि उन्हें फिर से बहाल करें। तो अरब ममालिक को अमेरिका के अंदर तब्दीली ने एक नया मौका फराहम कर दिया, तो पुराने ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जराये का दावा यह है कि इस वक्त बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और तुर्की से नवाज शरीफ मुस्तकिल राब्तों में है। बरतानिया में तो खुद मुकीम है, लेकिन बाकी ममालिक से भी उनके राब्ते जारी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी हल्के और ताकतवर हल्के दबाव महसूस कर रहे हैं। बदकिस्मती से खान साहब ने कई ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत हद तक वो ताल्लुकात नजर भी आते थे, लेकिन ट्रंप हारने के बाद मंजरनामे से बाहर हो चुके हैं। अब वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह हिस्सा नहीं है जिस तरह वो पहले थे। पहले वो अमेरिकी सदर थे और पूरे अरब ममालिक पर और रीजन पर वो पूरी तरह असरअंदाज हो रहे थे। चीन, सऊदी अरब और यूएई के साथ भी खास के ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है या आइडियल नहीं रहे। हुकूमत से ज्यादा ये ममालिक पाकिस्तानी फौज पर एतमाद करते थे और करते हैं, और फौज वो वाद इदारा है जिसने खान साहब की हुकूमत को मुआशी और सियासी तौर पर खुले बंदो सपोर्ट किया। तो देखा जाए तो इस वक्त आलमी सतह पर खान साहब अकेले नजर आते हैं। रियासत के साथ ममालिक के ताल्लुकात मफादात की बुनियाद पर होते हैं, तो रियासतों के आपस में ताल्लुकात है, लेकिन हुकूमतों के ताल्लुकात उस तरह नजर नहीं आते। हुकूमतों के ताल्लुकात में हेड ऑफ स्टेट का सबसे ज्यादा और अहम रोल होता है। हेड ऑफ स्टेट किसी भी मुल्क का फेस होता है और उसकी अपनी ऐसी पर्सनैलिटी होती है या करिश्मा होता है कि कई ममालिक के सरबराहान के साथ वो अटैच होता है, जिससे मुल्क को फायदा होता है। जिस तरह नवाज शरीफ के बहुत से ममालिक के सरबराहान के साथ जाती ताल्लुकात थे, तो इस वक्त खान साहब इस सहूलत से महरूम है। मुमकिन है नई अमेरिकी हुकूमत के साथ खान साहब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाए, तो उन्हें दोबारा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की पजीराई मिल जाए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ दौड़ में आगे निकल चुके हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना करने का ऐलान करके बहुत बड़ा तीर मारने की कोशिश की, तो इसका जवाब नवाज शरीफ ने यह कहकर दिया कि वो इन मामला से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो नवाज शरीफ का यह स्टेटमेंट उनके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। हुकूमत उन पर जरा सा भी दबाव डालने में कामयाब नजर नहीं आती। नवाज शरीफ के एतमाद की दूसरी बड़ी वजह यह है कि कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक उन्हें मेहमान बनाने बल्कि शहरियत तक देने पर तैयार हैं। कतर और सऊदी अरब में 3.5 साल पहले जबरदस्त नाराजगी हुई थी और अमेरिका ने इस तरह की चालें चली कि सऊदी अरब और उसके जेर असर अरब ममालिक ने कतर को अरब लीग से निकाल दिया था। जबकि नवाज शरीफ से सऊदी अरब कितना नाराज था, यह बात भी बिल्कुल राज नहीं रही। आलमी एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से महरूमी और मुख्तदर हल्कों की नाराजगी से शरीफ खानदान मुश्किलात का शिकार हुआ, जेलें भी काटी, सजाएं भी बर्दाश्त की। अब भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नायब की तहवील में है। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं। शरीफ खानदान के कई लोगों को बल्कि खानदान की कई खवातीन को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। हुकूमत ने बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने और मुकदमा बनाने के लिए करोड़ों डॉलर अदा किए, लेकिन मुकदमा ना बना सकी। नाइली के लिए यूएई की तरफ से फराहम करदा असासे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। अब अमेरिकी कंपनी ने लंदन हाईकोर्ट में शरीफ फैमिली के एवरफील्ड अपार्टमेंट तहवील में लेने के लिए मुकदमा कायम किया, तो वो मुकदमा वो हार गई, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को वो रकम अदा करना पड़ी। यानी ब्रॉडशीट कंपनी को 28.7 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जेब से अदा किए।
अब ये ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से और उस मुकदमे के हवाले से बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 1999 में जब पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद इसी तरह साबिक हुक्मरानों जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग शामिल थे, यानी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो, इनके असासे ढूंढने का काम एक अमेरिकी कंपनी ब्रॉडशीट को सौंपा। यह काम मुशर्रफ ने अपनी बनाई हुई नैब के जरिए दिया। 2004 में नैब का और ब्रॉडशीट कंपनी का मुआहिदा खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा खासम की हुकूमत आई तो फिर से ब्रॉडशीट कंपनी सामने आई और बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट का यानी बरतानिया हाई कोर्ट का फैसला नैब, मौजूदा नैब और चेयरमैन एहतसाब शहजाद अकबर की नाकामी है, जिन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी को यह रास्ता दिखाया कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से जो पैसा वसूल करना है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन वो करते रहे हैं मुशर्रफ साहब या नैब के कहने पे, उसके पैसे वो नवाज शरीफ के 4 फ्लैट की अटैचमेंट के जरिए हासिल कर सकते हैं और इसलिए उनको मुकदमा दायर करने का रास्ता दिखाया। लेकिन बरतानवी अदालत ने इसका फैसला नवाज शरीफ के हक में दे दिया। अब यह जुर्माना पाकिस्तानी हुकूमत को अदा करना पड़ा है। तो नैब ने नवाज शरीफ के बरतानिया में असासे ढूंढने के लिए जो फर्म हायर किए थी, वो असासे तो ना ढूंढ सकी। उसके बाद वो पाकिस्तान की जानिब से अदायगी ना होने पर खामोश होकर बैठ गई। लेकिन फिर जब खासम की हुकूमत आई तो दोबारा उनको एक्टिव किया गया, तो अब पाकिस्तान को तकरीबन 21 मिलियन पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा है। और यह रकम एवरफील्ड हाउस में नवाज शरीफ के उन फ्लैटों की कीमत से कहीं ज्यादा है जो जिसके बारे में शोर मचाया जाता जी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बने हैं। बरतानवी अदालत का नवाज शरीफ के हक में फैसला न सिर्फ नैब बल्कि हुकूमत की नाकामी है, जिन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी जो 2002 में मुशर्रफ से वाजबात वसूल करने में नाकाम होने के बाद चुपचाप बैठी थी, उसको यह रास्ता दिखाया। और हमने जो 4.5 अरब रुपए मारने IMF के मुंह पर थे, लेकिन मारे हमने ब्रॉडशीट कंपनी के मुंह पर। तो सवाल यह कि कितने नफलों का सवाब मिला। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात को ना पाकिस्तान के अवाम मान रहे हैं, ना बरतानवी अदालत ने तस्लीम किया है, ना उन ममालिक ने जिन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने में मदद की, उनको भी समझ में आ गई है कि जो इल्जाम लगाए गए थे वो दुरुस्त नहीं है। उसमें किसी ने उनके कान भरे या कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो सारी बातें खुल के सामने आ चुकी है। 2.5-3 साल में हुकूमत ने बहुत सारी कोशिश की कि कोई सबूत निकाल ले, करप्शन की कोई चार्जेस लगा दे, उन पे सजा सुना दे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो एक तरफ एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है और दूसरी तरफ पसे पर्दा कुव्वतें जोड़ तोड़ में मसरूफ है, जिसका मतलब यह है कि है कवाकब कुछ और नजर आते हैं कुछ और। हुकूमत अपोजिशन के इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन में उलझी हुई है, जबकि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो इन बातों से बहुत आगे निकल गए। तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। आगे बढ़ते हैं और मौजूदा सियासी हालात के ऊपर दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट डिबेट कर रहे हैं, जिनमें सुहेल वड़ाइच और सलीम साफी शामिल हैं। देखते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी हालात को किस नजरिए से देखते हैं। वॉच दिस। वड़ाइच साहब, क्या वजीर आजम का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है अब कि ये PDM का बयानिया अपनी मौत आप मर गया है, अब इनसे हमें कोई खतरा नहीं है? मेरा ख्याल है कि किसी हद तक उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि फ़ेज़ 1 जो था इस तहरीक का वो कामयाब नहीं हो सका और लैतो लाल और गो मगो ने जो इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च का जो मामला था, धरने का मामला था, उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसलिए लगता है कि इस फेज़ में जो हुकूमत को भेजने का मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ और किसी हद तक इमरान खान ये सोचने और समझने में हक बजानिब है कि PDM का ये वार जो है ये नाकाम साबित हुआ है। साबिर साहब, आपने ट्वीट किया कि आसिफ जरदारी साहब सब पर भारी हो गए हैं, और क्या ये जो तासुर है आपकी ट्वीट से दुरुस्त है कि, और क्या मौलाना भी ये समझ रहे हैं अब कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक पेज पर आ गए हैं और मौलाना तन्हा रह गए? नहीं, देखिए, मौलाना तो तन्हा तब रह जाएंगे कि जब PDM टूट जाएगा। तो PDM तो न टूटा है और न टूटने का उसका मुस्तकबल करीब में कोई ख़तरा है।
और ये जो जरदारी साहब का बयानिया बारी हो गया या जरदारी साहब बारी हो गए, तो उसकी वजह भी यही है कि मौलाना ने और कौम परस्त जमातों ने पीडीएम को एक रखने की खातिर उनके बयानिए को तस्लीम कर लिया और एक कंप्रोमाइज़ कर ली। इत्तेहादों की बुनियाद एतमाद पर होती है, और अगर इत्तेहादों में शामिल जमातों की बातें ना सुनी जाए तो फिर इत्तेहाद टूट सकते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद यह तासुर जरूर पैदा हुआ है कि पीडीएम हुकूमत को धरने के जरिए नहीं गिराना चाहती, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है, अपना एहतजाज सामने रखना चाहती है, लेकिन धरने के ऊपर अभी इत्तफाक नहीं हो सका क्योंकि अनाउंस नहीं किया गया। तो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान खुला छोड़ने की ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की जानिब से आई थी। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, इनमें से अगर एक भी पीडीएम से अलग होती है तो फिर पीडीएम जाहिर है टूट जाएगी, पूरा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। अब जरदारी साहब के लिए मौका था कि वो पीडीएम को अपनी विकेट पर लाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से हुकूमती हल्कों का यह दावा भी किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ है कि पीपल पार्टी कभी भी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी और ना इस्तीफे देगी। 90% लोगों का ख्याल यही था, सिर्फ 5-10% लोग ये समझते हैं कि शायद पीपल पार्टी कुर्बानी दे दे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब घाटे का सौदा कभी नहीं करते। तो पीपल पार्टी की बात मानकर पीडीएम ने इत्तेहाद तो बचा लिया, लेकिन वो अपने मकसद से दूर होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि सियासत में चूंकि कोई बात भी हतमी नहीं होती, जिस तरह एक ऑप्शन ये है कि धरना और लॉन्ग मार्च, और दूसरा ऑप्शन वही जो इंटरनेशनल तरीके से या आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो भी आप बंदोबस्त के जरिए हुकूमतें बनाते हैं, तो ये सारे ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। लेकिन एक बात भी हुई है, वो ये हुई है कि पीडीएम के जरिए अपोजिशन हुकूमत और इदारों पर दबाव डालने में किसी हद तक कामयाब हुई है, और हुकूमत जो बहुत हद तक डोमिनेट कर रही थी और अपोजिशन को पीछे धकेल रही थी, वो बहुत हद तक उसने अपनी पोजीशन बदली है और वो पीछे गई है। तो इसे भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत की भी लैंग्वेज तब्दील हुई है और हुकूमत बड़ी हद तक कमजोर भी नजर आती है। अब ये कमजोर हुकूमत कितने दिनों तक चल पाएगी, इसका अंदाजा लगाने वाले लगा सकते हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं हसन निसार। उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ सब निकल दावा किया कि 2020 तो गुजर गया, 2021 में हुकूमत पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगी और उस पर काम करेगी, मजीद तरक्की होगी। तो जो मजीद तरक्की है उससे पहले क्या तरक्की हुई है, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। दानिश्वर है, जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं हसन निसार। उनकी राय देखते हैं कि वो क्या समझते हैं। नए साल पे नए आज़म का इरादा किया वजीर आज़म इमरान खान ने, कुछ थोड़ी सी उम्मीद हो चली आपको? नहीं, मेरा ख्याल है आपने पिछले चंद महीनों से मेरी मारूजात और गुजारिशात पे गौर नहीं फरमाया। ठीक है, मैं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, सच्ची बात है। अब मुझे ज़ाती तौर पे आपके सवाल पे आते हैं, बाकी छोड़ो आप। जवाब आपने खुद दे दिया 2 बार 3 बार मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तंजिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि साबका हुकूमतों और पीटीआई की परफॉर्मेंस का फर्क जो है वो हसन साहब मैंने तो पूछा हो जाएगा। लेकिन चले बहुत खूब पूछा, सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद, एक बार फिर पूछें। अच्छा, तो कंक्लूड मैं इसको इस तरह करूंगा कि किसी किस्म के मोजज़े की तवक्को ना रखें। एक फर्क है जो वाज़े होना शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी मोजज़े की तवक्को हरगिज न रखें।
जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कल तक जो साहबाने कौमो मिल्लत, दानश्वर, इंटेलेक्चुअल कौम को ये यकीन दिलाने में मसरूफ थे कि हमें मसीहा मिल गया, वो मसीहा मिल गया जिसकी पूरी कौम को तलाश थी। अब सारे दुख, दर्द, तकलीफें, गम सब दूर हो जाएंगे। तो 2.5-3 साल ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाने के बाद अब ये फरमान जारी हो रहा है कि किसी मौजे की तवक्को ना रखें। तो ये हालात और वाकयात बता रहे हैं कि जो 2.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके वो अगले 1 साल में भी कोई मौजा नहीं कर सकेंगे। 2.5 साल में जिनको ये एहसास नहीं हुआ कि जिसको वो आज भी कामयाबी समझ रहे हैं उसके नंबर सिर्फ 5 है, जबकि पर्चा पूरे 100 नंबर का है, तो पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर सके। तो जब तक खास सबको ये एहसास नहीं होगा कि जिन कामों पे वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं या ये कह रहे हैं जी हमें भारी बड़ी कामयाबी है, वो बहुत सानवी है, वो छोटे हैं, जब तक वो इनको ये समझ में नहीं आएगी वो अगले 2.5 साल में भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। हुकूमतों के काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की गाय भैंसें बेच देना, पनाह गाहें बना देना या रफाई काम, ये हुकूमतों की कामयाबी नहीं होते। हुकूमतों का फर्ज ये है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत करे, रोजगार के वसाइल बढ़ाए, महंगाई और जहीरा अंदोजी से और चोरों डाकुओं से अवाम उन्नास को प्रोटेक्ट करे, महफूज रखे, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी में, किसी और चीज में, तो उससे हम महंग करें। ये सिर्फ तजारती सारा कम करने या दुकान का खर्च कम करने से खर्चा तो कम हो सकता है, मुनाफा नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। तो अवाम को मौजों की खबरें देने वाले अगर ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि कोई मौजा नहीं हो सकता, तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज है, लेकिन एक और अहम इशू है। कोयटा में 11 कारकुनों का दिन दहाड़े कत्ल हुआ, उस पर वहां पे बहुत से लोग लाशों के साथ अभी भी मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी पर बात कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी नुक्ता नज़र में, देखते हैं कि उनका क्या नुक्ता नज़र है। इससे भी बड़ी क़यामत तो वहाँ मच में पेश आ गई है। परसों जो कारकुन जो हैं, हाँ जी, जो हज़ारा बरादरी के 11 हाँ, वो सोए हुए थे। रात को 20-25 मुसल्लह अफराद आए, उनको उठाया गया, हाथ बांधे गए, पाँव हाथ बांधे, फिर एक जगह दूसरे मकान में मुंतकिल किया गया, शनाख्त की गई, उनकी शनाख्त की गई, वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया। आप देखें वहाँ कभी यानी एक फिरके के लोग मारे जाते हैं, कभी दूसरे के बसों से उतार के कत्ल होते हैं। कभी साल ये खबर सुनने को, कभी वहाँ एक कबीले के लोग, कभी दूसरे कबीले के लोग, भाई एक सूबे के लोग, कभी दूसरे सूबे के लोग। तो अभी यानी ये जो दुश्मन है वो अभी उसकी कमर टूटी नहीं है और अभी उसका भी वार उसके जारी है। मच जो है कोयटा से 48-50 किलोमीटर। मैं तो हैरान हूँ कि कानकुनी जहाँ हो रही थी उस पर जितना सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए था कि हमने खोल ली है कि हम सवाल है, इसीलिए इस मौजू को यानी ये जो देखिए कैसे वो लोग आ गए दंदनाते हुए, हाँ। कैसे उन्होंने निहत्ते लोगों को शहीद कर डाला चुन चुन कर। और ये हज़ारा बरादरी क्या है? ये हमारी बरादरी, ये पाकिस्तान बरादरी है। बिल्कुल। मैं हैरान होता हूँ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो इस पे एहतजाज करती है, वो धरना देती है, बाकी दूसरी जमातें क्यों नहीं करती? वो क्यों नहीं एहतजाज करती? ये पाकिस्तान पीडीएम को क्यों नहीं कुछ होता? जमीयत उलमा इस्लाम उसके साथ शरीक क्यों नहीं होती? जमात इस्लामी क्यों पेश नहीं होती? मेरा तो सवाल और है, वो न्यूजीलैंड में वाक़या पेश आया, उनकी वज़ीर आज़म चली गई, गले लगा के लोगों की एस्ट्री की। तो ये हमारे पीडीएम को जलसे करने की तौफीक है, रैलियाँ करने की तौफीक है, वज़ीर आज़म बयान देते हैं, ये सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दर पे हैं। ये सारे वहाँ जो 2 दिन हो गए हैं उनको, हज़ारा बरादरी को, ख़वातीन, छोटे छोटे बच्चे, सर भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ पे सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं और ये सवाल वज़ीर आज़म से किया जा रहा है कि मच में इतना बड़ा जुल्म हो गया, दिन दिहाड़े 11 अफराद को शहीद कर दिया गया, तो वज़ीर आज़म कोयटा क्यों नहीं पहुंचे? मच के वाक़े ने न्यूजीलैंड में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की याद दिला दी है। लोग आज भी
वजीर आजम न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डन को नहीं भूले, सबको याद है। वो खातून वजीर आजम जो मस्जिद में कत्लेआम के बाद सबसे पहले पहुंची, जिसने सोगवारान को सीने से लगाया, और फिर हमने देखा कि वो कई महीने सोगवारान को सीने से लगाती रही। तो इसीलिए कीवी अवाम ने जसिंडा को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतब किया। तो ये जो दुख, तकलीफ और गम के लम्हे होते हैं ना, ये बाकी सब लम्हों पे भारी होते हैं। अगर इन लम्हात में आप किसी के सर पर हाथ रखें, उसका गम बांटे, तो इसको सारी जिंदगी याद रखा जाता है। और कहने वाले कहते हैं कि जिनके पास पालतू जानवरों के साथ खेलने के लिए वक्त है और फिर उसकी तस्वीरें बना कर शेयर करने का वक्त है, उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो कोयटा जाएं और सोगवारान के सर पर हाथ रखते। बेशक मरने वाले वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका दुख तो बांटा जा सकता है। और फिर दुख बांटने वाला अगर कौम का सबसे बड़ा हेड ऑफ स्टेट हो, तो वो दुख जल्दी रफा होता है। तो बड़ी तकलीफदेह बात है। एक ही खानदान के तमाम मर्दों का कत्ल, ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है। यानी एक खानदान के 5 लोग मार दिए, पीछे सिर्फ औरतें रह गई जो अपने मर्दों के लाश उठाए फिरती हैं। उसके बाद शेर रशीद साहब कोयटा पहुंचे, बुलाया गया जी हुकूमत से मुज़ाकरात करने, फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है। तो वज़ीर दाखिला साहब कोयटा पहुंच गए और वो घंटों बाद उस जगह पहुंचे जहां लोग सख्त सर्दी में, कोयटा की सर्दी जरा इमेजिन करें, लोग सख्त सर्दी के अंदर लाशों के साथ सड़क पर बैठे हुए थे। लेकिन वज़ीर दाखिला को कोयटा पहुंचने के बाद भी जगह पहुंचने में घंटों लग गए। अब पता नहीं वो कहां बैठे हुए थे, कौन से दफ्तर में बैठे हुए हीटर सेक रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन लोगों को घंटों सर्दी में इंतजार कराने के बाद जब वो पहुंचे भी तो कोई ढंग की बात ना कर सके, ना दिलासा दे सके, ना उन्हें वहां से उठा सके। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। सबसे ज्यादा तो कोई ये थी कि इस पे खुद वज़ीर आज़म जाते, अपोजिशन ने भी इस पे सिर्फ जुबानी कलामी बात ही की। अगर इनमें से भी कुछ चला जाता, वैसे मरियम नवाज हर जगह पहुंचती है, तो उनको भी यहां पहुंचना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान जिनका अपना ये इलाका है, उनको भी जाना चाहिए था। तो ये ऐसा वाकया है जिस पर पूरी कौम को गम है। अगर आप ये कहें कि ये लोग हजारा के थे, अफगानिस्तान से आए थे, कुछ भी है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का कत्लेआम हुआ है। तो हमारी तो दुगनी जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारी? बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, और जब लड़ते रहेंगे तो मुल्क सियासी इंतशार का शिकार होगा। यही वो लम्हे होते हैं जब कोई भी मुल्क पॉलिटिकल अनरेस्ट का शिकार होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए दुश्मन कुव्वतें घुस जाती हैं। वो इस तरह के इंसिडेंट करती हैं ताकि हमें मजीद कमजोर कर सके, हमें अपनी कमजोरी और बेबसी का एहसास दिला सके। तो हमें एहसास हो रहा ना कि हम कितने बेबस हैं कि किसी ने घुस के हमारे मुल्क में, हमारे एक सूबे में घुस के हमारे 11 लोगों को मार दिया। हुकूमतें अगर ताकतवर हों तो किसी की जरूरत नहीं होती। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा कमजोर हुकूमतें रही हैं, या उन्हें कमजोर किया जाता रहा है। तवील अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और ये 2013 के बाद साबका दौरे हुकूमत में हमने बड़ी मेहनत से, फौज ने, हुकूमत ने मिलके दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका था। अब बदकिस्मती से हमारे हालात ही ऐसे हो गए कि फिर से दोबारा पॉलिटिकल अनरेस्ट है और दुश्मन अपना काम कर रहा है। हमें लड़ने से फुर्सत नहीं है, और कोई ना कोई सानहा हो जाता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने कमजोर हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं कुछ दोस्तों के हवाले से। उनके पास भी कुछ खबरें होती हैं, तो देखते हैं कि अब उनके पास खबरें क्या हैं। पॉलिटिकल मामलात के ऊपर कोई ना कोई हमें खबर ऐसी देखने को, सुनने को मिल जाती है जिस पर उनका एंगल होता है, अपना एंगल। तो ज़रा उस पर हम भी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त। ये कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, गुफ्तगू हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात, मीडिया टॉक हुई, लेकिन आज ये नहीं हुआ। तो ये क्या चल रहा है?
मोहम्मद अली दुरानी साहब काफ़ी, मैंने कहा कि एक्टिव इंसान है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, वजीर रह चुके हैं वफाकी, आपको पता है, और उनके मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते रहे। आजकल वो पीर पगाड़ा साहब जो है उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, फंक्शन लीग जिसको कहा जाए। तो एक तो लोगों का ख्याल है कि वो रियासती इदारों और अपोजिशन PDM से मुदाखलत करा रहे हैं। उसके अंदर जो बात निकली है वो ये है कि यानी जो बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की जो क़यादत है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो फंक्शनल लीग, ज़ियाउल हक शहीद ग्रुप और दूसरे ग्रुप्स जो है मुस्लिम लीग के, और इंक्लूडिंग निसार अली खान, यानी जिनकी आज मुलाकात हुई है, ये उससे पहले की मैं खबर दे रहा हूँ। तो ये सारे जो है एक बड़ी यूनाइटेड मुस्लिम लीग बनाए और वो फील्ड में उतरे और बाकियों का मुकाबला करें, PTI का भी, और यानी उसमें काफ लीग भी शामिल, एक बड़ा धड़ा वो भी है। तो इस पर भी उन्होंने बात की है, इसीलिए आज उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि चौधरी निसार अली खान अभी तक अपना वो पार तोल रहे हैं कि मैंने किस तरफ एक्टिव होना है। सवाल ये कि जिस जमात की अपनी पहचान हो, वो इस मुल्क पर हुकूमत कर चुकी हो और अब भी उसकी मकबूलियत का आलम ये हो कि आज इलेक्शन हो जाए तो वो इलेक्शन जीत सकती है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो नकम्मे, नलायक या फ्लॉप लोगों से मिलकर कोई नई जमात बना ले? तो मुस्लिम लीग नून को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो मुस्लिम लीग फे को साथ मिलाए, काफ को मिलाए, गाफ को मिलाए? अब जिनके पास तांगे की भी सवारियां नहीं, उनको साथ मिलाने से फायदा क्या? चौधरी निसार और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात ऐसे ही है जैसे दो जीरो मिलकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। चौधरी निसार समझदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने इस मुल्क में बड़ा काम किया है, लेकिन अब वो आराम से कहीं बैठे हैं तो उनकी हैसियत जीरो से ज्यादा नहीं है। अगर उन्होंने नई जमात बनाना होती तो वो अब तक बना चुके होते, लेकिन वो समझदार आदमी है और वो नई लीगों के अंजाम से वाकिफ है, इसीलिए वो बगैर कोई जमात बनाए हुए उनकी जो थोड़ी बहुत न्यूसेंस वैल्यू है उसे वो कायम रखे हो, तो क्यों जाया करें? वो जानते हैं किसी भी वक्त वो मुस्लिम लीग नून का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं, उनका मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अच्छा नाम मौजूद है। ये ठीक है, कुछ रंजिशें, कुछ गिले, कुछ शिकवे इंसानों में होते हैं और जब वक्त आता है वो दूर हो जाते हैं। अगर आज कतर और सऊदी अरब के दूर हो गए हैं, नवाज शरीफ के और सऊदी अरब के खत्म हो गए हैं गिले शिकवे, तो फिर चौधरी निसार के और नवाज शरीफ के गिले शिकवे भी खत्म हो सकते हैं। चौधरी निसार कौन सा किसी और मुल्क का बाशिंदा है? ये तो हो सकता है कि मोहम्मद अली दुरानी अपने लिए कोई नई पार्टी तलाश कर रहे हो, लेकिन ये जो ग्रैंड मुस्लिम लीग अलायंस का जो आइडिया है ना, ये बहुत पुराना है और सबको मालूम है कि ग्रैंड मुस्लिम लीग अलायंस का मतलब ये है कि एक टाइटैनिक, और टाइटैनिक का जो अंजाम है वो डूबने के सिवा कुछ नहीं होता है। अब जब बड़े बड़े पहलवान एक ही टाइटैनिक में बैठ जाए और सब नाकाम हो तो उस पर वजन नहीं पड़ेगा, तो टाइटैनिक के पास डूबने के सिवा और ऑप्शन क्या है? लेकिन इसको छोड़े आप हाइपोथेटिकली एक और मफरूजा कायम कर लें। वो मफरूजा ये भी हो सकता है कि अब मोहम्मद अली दुरानी खान साहब को मुतबादल ढूंढने निकले हो, तो वो सबसे मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, चौधरी निसार से मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि मुतबादल की जरूरत महसूस की जा रही हो तो उसकी हंटिंग जारी हो। और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के 4 करीबी साथियों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कौमी इंतखाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इंक्वायरियां मुकम्मल होने के बाद नैब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। इनमें मोहम्मद इस्लान, मोहम्मद फारूक, कैसर अब्बास और मूसा खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुय्यना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में इन चारों के खिलाफ काफी अरसे से इंक्वायरी जारी थी। इन पर आमदन से ज्यादा असासाजात रखने, भर्तियों में अकरबा परवरी का मुजाहरा करते हुए मनपसंद अफराद और अपने रिश्तेदारों को तरजीह देने और उन्हें भर्ती करने समेत मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द के इल्जामात शामिल हैं। यानी कहीं से कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा ना, इतने इल्जाम लगा दो कि कहीं ना कहीं से कोई कहानी निकल ही आएगी। है असासाजात का रेफरेंस, लेकिन भर्तियां फलाना। तो नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान ने मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द की और गैर कानूनी तरीके से अपने बेटे और भतीजे, जो कि इसका दामाद भी, उसको भर्ती किया। अब ये वो इल्जाम है जब मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डालने के लिए
उनके जो करीबी साथी है उनको पिक किया गया। ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त तहरीक चला रहे हैं और पीडीएम के वो सरबराह हैं, तो हुकूमत उनको नैब उनको नोटिस तो जारी करती है, लेकिन फिर उसके बाद बैकआउट कर जाती है, फिर नोटिस जारी करती है, फिर बैकआउट कर जाती है। तो उनके करीबी साथियों को इस तरह उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उन पर मुकदमात कायम करके तो उनको दबाव का जो है वो निशाना बना रही है। तो अब रेफरेंस दायर कर दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें निकल ही जाएगा, लेकिन इससे मौलाना को क्या फर्क पड़ेगा ये तो नहीं मालूम। खुद मौलाना ने ऐलान कर रखा कि जब नैब बुलाएगी तो फिर वो अकेले तो आएंगे नहीं, पूरी उनकी जमात आएगी। तो इस वजह से नैब में ये हिम्मत नहीं हो रही कि मौलाना फजलुर रहमान को बुलाए। तो अब जाहिर है वो कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, तो बेचारे 3-4 लोग जो हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया है और उन पर रेफरेंस तो बना ही दिया है। देखते हैं कि अदालत इस पर क्या अपनी फाइंडिंग देती है। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में हिंदू बुजुर्ग की समाधि को नजरियातश करने के मामले पर लिए गए नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और समाअत के दौरान ये चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर वो समाधि का दौरा करें, उसकी दोबारा तामीर शुरू कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया उनसे पैसे वसूल किए जाए। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करक में हिंदू समाधि नजरियातश करने के मामले पर लिए गए अज़खुर नोटिस की समाअत की। चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और मतरूका वक्फ अमलाक खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन, अक़लीती कमीशन के चेयरमैन शुएब सडल और चेयरमैन हिंदू कौंसिल रमेश कुमार अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को वाक़े से मुतल्लिक बताया कि करक में एक मजहबी जमात का इज्तिमा था। इस इज्तिमा को किसी मौलाना ने फाइनेंसर किया था, लेकिन 6 उलमा में से सिर्फ एक शख्स ने एहतजाज करने पर उकसाया, जिस पर एजाजुल हसन ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमलावर हर चीज को तबाह करते रहे, समाधि को भी आग लगा दी। आईजी साहब, पुलिस चौकी साथ है, ये वाक़या कैसे हुआ? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जब इतने लोग वहां पर जमा हुए तो उस पर आईजी ने जवाब दिया कि एसपी और डीएसपी समेत ड्यूटी पर मामूर 92 यानी 92 एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वाक़े में बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, उनकी तादाद 100 से जायद है, तकरीबन 109 लोग गिरफ्तार हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल करना काफी नहीं है, उन्हें तनख्वाह तो मिलती रहेगी। इस वाक़े ने पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी कर दी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीर दुनिया भर में फैल गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस ने हजूम को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत कैसे दी? पुलिस का काम कानून पर अमल दरामद का है, हुकूमत की रिट बरकरार रहनी चाहिए। एडवोकेट जनरल केपीके ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुश्तल हजूम ने समाधि को नजरियातश कर दिया था। साथ ही जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि पुलिस का मौकफ यह है कि खून खराबे के डर की वजह से पुलिस खामोश खड़ी रही। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मौलवी मोहम्मद शरीफ ने सब कराया है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिन्होंने ये कराया वो गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कुछ वक्त में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। अदालत में समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि समाधि पर 100 पुलिस एहलकारों की नई नफरी लगा दी है और हिंदू समाधि को जल्द दोबारा बहाल कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि समाधि को बहाल करने के लिए खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा। सेक्रेटरी ने बताया कि सूबाई हुकूमत मंदिर की असुरनो तमीर का खर्च बर्दाश्त करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया उनसे पैसे वसूल करें। मंदिर की तमीर के लिए जो शख्स गिरफ्तार है उससे पैसे लिए जाए। जिम्मेदारों की जेब से पैसे नहीं निकालेंगे तो उन्हें एहसास कैसे होगा, वरना ये दोबारा वही काम करेंगे। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा फौरी तौर पर समाधि की बहाली हुकूमती अखराजात से की जाए, जिम्मेदारों से बहाली की रकम वसूल करेंगे। चेयरमैन अक़लीती कमीशन शुएब सडल ने कहा कि इस वाक़े से पूरी मुल्क की बदनामी हुई है। केपीके मतरूका वक्फ अमलाक ने मंदिर की जगह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। साबिक आईजी और कमीशन के सरबराह शुएब सडल ने कहा करतारपुर की तरह यह जगह भी हिंदुओं के लिए मुकद्दस है। समाधि के इर्द गिर्द का इलाका मतरूका वक्फ अमलाक को अपनी तहवील में लेना चाहिए। साथ ही उनका यह कहना था कि समाधि को आग लगाने का असल मुलजिम जो है, उम्मीद करते हैं कि उसकी जल्द जमानत नहीं होगी। समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा मतरूका वक्फ अमलाक ने यही बताया कि करक में वाक़या ये समाधि हिंदू बरादरी खुद चलाती है, ये मंदिर फाल नहीं था, इसलिए मतरूका वक्फ अमलाक का अमला यहाँ नहीं होता।
आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तब से के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।